हेलो एवरीवन। सो ये फर्स्ट पार्ट का ही कंटिन्यूएशन है ये वीडियो, बिकॉज सम इंटरनेट इशू हैपन इन दैट पार्ट, और हम वापस से कंटिन्यू करेंगे सवालों के साथ ही। सो सो इन जनरल आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स। सो प्रीलिम्स में आई वाज टॉकिंग अबाउट कि दैट हमें कहीं न कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। एंड मॉक टेस्ट से आपको 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, वो आपको एक फीलिंग देता है। फीलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू सॉल्व सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, क्योंकि क्वेश्चन बड़े डाइसी से आते हैं, बड़े अजीब से आते हैं। वो फीलिंग से ही वो कहीं न कहीं वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। दिस इज़ एक्चुअली द जिस्ट ऑफ द प्रीलिम्स। ये सुनने में बड़ा शॉकिंग और बड़ा अजीब सा लगेगा, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये मैं अगर मैं मेरे को भी कोई बोलता है या कोई बताता कि ये फीलिंग भी कुछ चीज़ होती है, तो आई वुड आल्सो नॉट हैव बिलीव्ड। लेकिन नाउ हैविंग गेनिंग द एक्सपीरियंस, और जो मेरे साथ हुआ है, दैट फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको मॉक टेस्ट से आएगी। और मॉक टेस्ट दूसरी चीज़ आपकी नॉलेज डेफिसिट को हेल्प करता है, बिकॉज़ यू कैन नॉट रीड एन नंबर ऑफ बुक्स। सो कहीं न कहीं जो भी नॉलेज डेफिसिट होगा आपका, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स होंगे, वो मॉक टेस्ट आपको सॉल्व कराएगा। मॉक टेस्ट मुझे लगता है मल्टीपल कोचिंग्स के देने चाहिए, नॉट नेसेसरीली आप एक ही कोचिंग में स्टक इन हो जाओ। बहुत सारे इनके फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यू हैव टू सॉल्व। जनरली आपको फेब से चालू कर देना चाहिए मॉक टेस्ट सॉल्व करना। और अगर आपका इनिशियल अटेम्प्ट है, तो आपको मेंस के साथ-साथ पे वीकली एक प्रीलिम्स का टेस्ट लिखते रहना चाहिए। तो या कुछ-कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे फ्री क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप उनको डेली बेसिस पे, मैं इनिशियल अटेम्प्ट्स में उन वेबसाइट पे जा कर के हर दिन वो 10, 12, 15 क्वेश्चन जैसे इनसाइट ऑन आईएएस में रहते थे, तो उन टेस्टों को मैं सॉल्व करता था या क्वेश्चन को सॉल्व करता था। तो वो जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उससे आपको वो फीलिंग आपका और स्ट्रॉन्ग होगा। प्रीलिम्स का जिस्ट ही ये है कि आपको आंसर्स के साथ फीलिंग आने लग जाए। तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ जो मैंने डिस्कस नहीं की प्रीलिम्स के लिए कि रीडिंग द न्यूज़पेपर। शायद से प्रीलिम्स और मेंस के लिए न्यूज़पेपर इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है कि यू विल रीड द न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस। अब बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते। देन आपका जब भी पेपर होगा, उसके बाद फिर देयर आर लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट व्हिच कम अप विथ ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर से आया, ये इंडियन एक्सप्रेस के इस तारीख से आया। लेकिन बिकॉज़ वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस, सो इट बिकम्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि आप मई में पेपर है और पिछले अगस्त में या उसके पिछले अगस्त में कोई एक स्पीशीज़ न्यूज़पेपर में आई होगी और वो आपको याद रहे। लेकिन कहीं न कहीं न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको एक एक आइडिया लगता रहता है कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस इज़ गोइंग ऑन, सो यू विल गेट टू एन होल्ड ऑफ इट। ओके, रशिया यूक्रेन इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर दिस ईयर, फॉर प्रीलिम्स और मेंस। तो यूक्रेन में कौन-कौन से रीजन है, मे बी मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। तो वो आइडिया के लिए कहीं न कहीं न्यूज़ आई विल सजेस्ट कि आपको एक न्यूज़पेपर तो रोज़ पढ़ना चाहिए। सीसैट इसके अलावा एक बड़ा इश्यू इस टाइम पे है। ऐसा नहीं है कि जिसका इंजीनियरिंग है उसके लिए एक एज होता है, या जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनको काफ़ी दिक्कत होती है। इट इज़ जस्ट अबाउट सॉल्विंग सीसैट। तो इनिशियल अटेम्प्ट्स में मैं भी सीसैट को बहुत कैजुअली लेता था, और अपन ने भी बस बिकॉज़ आई हैड इंजीनियरिंग और मेरा पीसीएम रहा है, तो इनिशियली सीसैट हो भी जाता था कि एक क्वालिफाइंग है तो उतने नंबर आ जाते थे। लेकिन सब्सिक्वेंटली सीसैट थोड़ा-सा टफ हो गया है और क्वेश्चंस भी टफ आने लग गए हैं। लेकिन एक तरीका होता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो आप कोई भी ऐसा वीडियो देख लो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, देयर आर लॉट ऑफ फ्री वीडियोज़ आल्सो अवेलेबल इन द यूट्यूब। अगर आप वो वीडियोज़ देखोगे और आप पीवाईक्यूज़ देख लो सीसैट के कि कैसे पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पैसेजेस आ रहे हैं, उन पीवाईक्यूज़ को आप सॉल्व कर लो, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो। हर एक क्वेश्चन करने का तरीका होता है। फॉर एग्जांपल, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने का तरीका होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को करने का तरीका होगा, कैलेंडर वाले क्वेश्चन आएँगे, क्लॉक वाले क्वेश्चन आएँगे। देयर इज़ अ वे टू सॉल्व दोज़ क्वेश्चन। अगर आप वो तरीका सीख लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो being an engineering student in 2022 prelims, I struggled in CSAT. तो जब अपन मिला रहे थे तो अपने 70-70s के आसपास क्वेश्चन नंबर आ रहे थे, तो आई वाज वरीड कि अगर एक भी मेरा पैसेज गलत हो गया तो माइट बी बिकॉज ऑफ द सीसैट आई माइट बी आउट दिस ईयर। सो इट बिकम्स टफ। उसके बाद फिर जब अपन इस बार मैंने लिखा एग्जाम को, तो आई वाज वेरी कॉशियस अबाउट द सीसैट कि सीसैट को खराब नहीं करना है।
एंड मैंने वो सारी वीडियोस देखे, सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड दिस टाइम आई वाज स्कोरिंग अराउंड 120 130 इन सीसैट। सो मुझे लगता है कि अगर आप बेसिक तैयारी कर लो और उस उतनी आप रिस्पेक्ट दोगे उस सब्जेक्ट को जितनी वो डिजर्व करता है, आई थिंक इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड बहुत इजीली उसको क्लियर कर लोगे। सो दिस इज अबाउट द सीसैट कि मेरा मतलब है कि अगर आप सीसैट को थोड़ा-सा आप इज़्ज़त दो, गिव द रिस्पेक्ट व्हिच इट नीडेड, और बेसिक क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, पीवाईक्यू आप देख लो, तो यू आर गुड टू गो इन द सीसैट। रिगार्डिंग नाउ मेंस, मेंस के लिए हर एक सब्जेक्ट अपना एक स्ट्रेटजी डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल आई विल स्टार्ट विद जीएस 1। जीएस 1 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि सोर्सेज़ आपके कहीं न कहीं वो रहेंगे कि सेम सोर्सेज़ रहेंगे जो मैंने प्रीलिम्स की बात की, और आप प्रीलिम्स और मेंस के सोर्सेज़ सेम रखो। हिस्ट्री में जैसे कि आप यू कैन स्टार्ट विथ एंशिएंट एंड मेडिवल। एंशिएंट एंड मेडिवल में आपको सबसे पहले मेंस के लिए आपको नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके नोट्स कैसे बनेंगे? हिस्ट्री में स्पेशली इन एंशिएंट मेडिवल मुझे लगता है कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्टोन एज, वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, देन द मॉडर्न पीरियड, गुप्ता पीरियड, चोला, चालुक्यास, पांड्यास, संगम एज, एंड सो ऑन। ऐसे मेडिवल में यू कैन स्टार्ट विद द कमिंग ऑफ द इस्लाम एंड सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड, दिल्ली, देन बहमनी सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, राजपूत, प्रोविजनल किंगडम्स, दिस टाइप आपके ये टॉपिक्स हो गए। अब हर टॉपिक पे आपको नोट्स बनाना है। नोट्स आपको कैसे बनाना है? हाउ इज द सोशल लाइफ एट दैट टाइम, हाउ इज इकोनॉमिक लाइफ एट दैट टाइम, हाउ इज पॉलिटिकल लाइफ दैट टाइम, देन फिर कल्चर के नोट्स उस एज के कंटेक्स्ट पे ही। कल्चर के नोट्स के लिए मैंने क्या किया था, नितिन सिंघानिया जैसे मैंने पढ़ रखी थी, नितिन सिंघानिया इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन चैप्टर्स। अगर आप वो बुक देखोगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्किटेक्चर, it starts from certain chapter, music, dance, music, dance, puppetry, poetry, then the literature, religion, ऐसे ऐसे करके टॉपिक्स में डिवाइड है, 12-13 टॉपिक्स में डिवाइड है। सो इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ के बाद मैंने कल्चर के लिए एक एक हेडिंग डाल ली कि आर्किटेक्चर कैसा है उस एज का, लिटरेचर कौन सी थी, रिलीजन कौन सा था, मे बी पेंटिंग्स कैसे थी, म्यूज़िक कैसा था, डांस फ़ॉर्म कैसा था, पपेट्री फ़ॉर्म कैसा था, ऐसे-ऐसे करके आर्ट में आपके पास 12, 13, 14 पॉइंट्स हो जाएँगे। और उसके बाद फिर अगर आप इन चीज़ों को, ये आपके 1 या 2 पेज में नोट्स बन जाएँगे हर एक एज के, ऐसे ही सारे एजेस में आपको कर लेना है। कुछ-कुछ एजेस में आपको अगर कंटेंट नहीं अवेलेबल है तो यू कैन यूज़ द एआई, चैट जीपीटी। अगर चैट जीपीटी में आप ये थीम्स डाल दोगे कि डांस फ़ॉर्म मुझे पता करना है कि चालुक्य पीरियड में कैसा था, द चैट जीपीटी विल गिव। कोई किंग का नाम आपने लिख लिया, एक डांस फ़ॉर्म लिख लिया और आप यू आर गुड टू गो। तो आपको एंशिएंट मेडिवल के ऐसे नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा एंशिएंट मेडिवल में एक तो वो एज वाइज़ पूछता है, एक थीम वाइज़ पूछता है। तो थीम वाइज़ में डांस वो पूछ लेगा फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टू द मॉडर्न पीरियड, किस प्रकार का डांस फॉर्म इवॉल्व हुआ, या म्यूज़िक उसमें भी कहीं न कहीं आपको एज वाइज़ बाइफरकेट कर लेना है। लेट्स से कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हो। तो इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप कैसे नोट्स बनाओगे कि हाउ द मूवमेंट स्टार्टेड, what was the reason for the starting of the movement, and how the movement has grown over the period of time, then फिर what were the positives of that movement, then फिर what are the issues with the movement, and then the conclusion। ये स्पेक्ट्रम में या सोनाली बंसल में काफी अच्छे से अक्रॉस सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से मेंशन हुआ है। यू जस्ट हैव टू रोटली मेमोराइज स्पेक्ट्रम को या सोनाली बंसल को, यू आर गुड टू गो इन द मॉडर्न। और मॉडर्न में कहीं ना कहीं अब इसकी अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूँ, तो इसकी आंसर राइटिंग के लिए जनरली आपको ये टॉपिक्स मेंशन करने हैं और आप थोड़ा-सा डायग्राम बनाओ। कि फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछा है और कैसे मूवमेंट ग्रोन किया है, तो आप एक इंडिया का मैप बना दिया। आपने बिहार रीजन को बता दिया, कर्नाटक रीजन को बता दिया, जब मे बी नॉर्थ रीजन को बता दिया कि किस प्रकार से वहाँ पे क्या हुआ था। सही कहीं पे पीसेंट एजिटेशन हुए थे, कहीं पे ट्राइबल मूवमेंट साथ में चल रहा था, कहीं पे प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, कहीं पे कोई लीडर ने कुछ लीड कर लिया उस मूवमेंट में। तो इस प्रकार से आप ये स्पेक्ट्रम में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो आप उससे लेकर के अपने नोट्स को आप ऐसा बढ़िया तरीके से बना लो। इन ज्योग्राफी आल्सो अगेन द सोर्स वाज़ सेम कि एनसीईआरटी और पीएमएफआईएस था, और
पीवाईक्यूज़ को आप देखो थोड़ा ज्योग्राफी में किस प्रकार के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। जैसे आपको दिखेगा कि पोलर कैप पे सवाल यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है। ज्योग्राफी में वो थोड़ा-सा एनवायरनमेंट को मिला कर के सवाल पूछता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल साइक्लोन इज़ समथिंग जो डिज़ास्टर का पार्ट भी है और ज्योग्राफी का पार्ट भी है। क्लाउड बर्स्ट जो है वो डिज़ास्टर का पार्ट भी है, ज्योग्राफी का पार्ट भी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा-सा यूपीएससी ज़्यादा पूछता है। रिसोर्सेज़ के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि डेक्कन प्लेट्यू में कौन से रिसोर्सेज़ है या कोस्टल रीजन में कौन से रिसोर्सेज़ है। तो आप जिस हिसाब से पीवाईक्यूज़ आते हैं आप उनको कर लो और जो भी टॉपिक्स एनसीईआरटी में मेंशन है आप उनके अच्छे से नोट्स बना लो, उनके जितने डायग्राम्स हैं आप याद कर लो, तो यू आर गुड टू गो इन द ज्योग्राफी वाला पार्ट आल्सो। इवन सोसाइटी वाले पार्ट के लिए सिंस आई हैड एंथ्रोपोलॉजी एज़ एन ऑप्शनल तो ये थोड़ा-सा मेरे लिए ईज़ी हो जाता था। लेकिन सोसाइटी में भी आप देखोगे तो पीवाईक्यूज़ को अगर आप एनालाइज़ करोगे तो 1 साल पे वो कम्युनलिज़्म पे सवाल पूछते हैं, अगले साल पे वो सेक्युलरिज़्म पे सवाल पूछते हैं, उसके अगले साल पे वो कोई शेड्यूल्ड ट्राइब पे सवाल पूछते हैं। तो वुमेन पे सवाल आएगा। तो जो भी टॉपिक्स मेंशन है ना यूपीएससी के सिलेबस में, आप उन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से नोट्स बना लो। नोट्स आपको कैसे बनाना है कि इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, देन फिर आप इश्यूज़ लिख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वुमेन के नोट्स बना रहे हो, तो एक इंट्रोडक्शन लिख लिया, कोई रिपोर्ट लिख लिया आपने और फिर कुछ बेसिक इश्यूज़ वुमेन के लिख लिए आपने। वुमेन में बहुत वुमेन इज़ अ ब्रॉड टॉपिक, उसमें वुमेन एंड एजुकेशन आता है, वुमेन एंड हेल्थ आता है, वुमेन एंड लिटरेसी आता है या वुमेन एंड क्राइम्स आता है। तो इस प्रकार से जो भी टॉपिक्स सब टॉपिक्स में आप डिवाइड कर लो और आप अपने नोट्स बना लो। देन द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की गवर्नमेंट क्या कर रहा है स्पेसिफिकली वुमेन के लिए एंड द वे फॉरवर्ड। कुछ कमिटीज़ और की गाइडलाइंस और जो भी चीज़ें हैं आप इनको ऐड ऑन कर लो। नोट्स में भी सोसाइटी के आपको आंसर भी ऐसे ही एड्रेस करने हैं कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द इश्यूज व्हाई वुमेन व्हाई सेक्स रेशियो इज पुअर समथिंग ऐसा कुछ आता है तो आप बहुत सारे टॉपिक्स पॉइंट्स लिख रहे हो कि देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस या देयर इज देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू वुमेन जो भी आप इशू को लिख रहे हो उसमें आपको कहीं ना कहीं कमिटी की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कोई डेटा कोई फैक्ट कि लेट से आप बोल रहे हो कि हंगर एक बड़ा प्रॉब्लम है तो हंगर के आप रीजन लिख रहे हो कि फॉर एग्जांपल पॉवर्टी ठीक है ना तो पॉवर्टी में अगर आप रीजन लिख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं लेट से यू आर राइटिंग कि बिकॉज द पॉवर्टी देयर इज अ क्रॉनिक हंगर इशू तो दिस डज पॉइंट का कोई मतलब नहीं है जब तक आप इसको सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हो किसी फैक्ट के साथ तो फॉर एग्जाम्पल आप इसमें डाल दिया कि अकॉर्डिंग टू एनएफएस 5 डेटा हेड काउंट रेशियो हमारा इतना है तो कहीं ना कहीं आप कोई कंक्रीट अगर गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कंक्रीट कमिटी है कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल रखा है कोई भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ फैक्ट से बैकिंग होनी चाहिए तो एट टाइम्स यू विल नॉट बी एबल टू डू और आप एक जेनरिक आंसर लिखोगे लेकिन एट टाइम्स अगर आपको ये टॉपिक्स पे बिकॉज दीज आर द टॉपिक दैट आर डायरेक्टली मेंशन इन द सिलेबस और इन टॉपिक्स पे क्योंकि मेंस में एक्चुअली प्रीलिम्स में क्या होता है कि 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस यू डू नॉट नो और आपको वहां पे ही फीलिंग के साथ सॉल्व करना रहता है मेंस में उल्टा है कि 17 to 18 क्वेश्चंस यू माइट बी नोइंग कि अच्छा इस क्वेश्चन पे यही सवाल ही आना है तो वहां पे आपको लिबर्टी ज्यादा होती है वहां पे आप ज्यादा चीजें अच्छे से लिख पाते हो ज्यादा चीजें आप याद कर पाते हो तो जो चीजें आपको याद है उन आंसर्स को तो आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है और जो क्वेश्चन बाउंसर है दैट विल बी द बाउंसर फॉर एवरीवन लेट्स से इस बार ट्विस्टर आया हुआ था what are twister and why they are found in the Gulf of Mexico. I had no idea about what twister is. बट वो गल्फ ऑफ मैक्सिको से मैंने आइडिया लगाया कि मे बी इट इज समथिंग रिलेटेड टू टोर्नेडो और मैंने टोर्नेडो की सारे फीचर्स लिख दिए दिस टाइम आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन GS1 मेरे 117 मार्क्स आए हुए हैं तो आई थिंक आई डू नॉट नो वेदर इट हैज वर्कड और नॉट बट इतने नंबर आए हैं तो कहीं ना कहीं ठीक ही वर्क किया होगा तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं आप उनमें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो बहुत अच्छे से कमिटीज गाइडलाइंस डेटा फैक्ट आप डालो मैप बनाओ डायग्राम्स बनाओ माइक्रो मैप्स बनाओ ज्योग्राफी के क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल ओशन करंट पे सवाल आता है तो आपने एक वर्ड मैप बना दिया और फिर आप एक छोटा जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन करंट आप लिख रहे हो तो देयर इज वन पॉइंट की मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट गिव्स दी गुड फिशिंग जोन तो आप उसमें जो है वो जापान कोस्ट को या न्यू फाउंडलैंड कोस्ट को आप बना दो तो दैट गिव्स यू लॉट ऑफ गुड आइडिया कि किस प्रकार से इसको हमें अप्रोच करना है ये हो गया GS1 की बात विद रिस्पेक्ट टू GS2 पॉलिटी होता है पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत वापस से पढ़नी है लेकिन पॉलिटी में कुछ कुछ चीजें यूपीएससी ने अलग तरीके से मेंशन की है फॉर एग्जांपल जो भी
टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं कि देयर इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वो डायरेक्टली मेंशन्ड हुआ है। तो आपको बहुत अच्छे से उसके पास आपके पास नोट्स होने चाहिए, आरपीए के आपके पास नोट्स होने चाहिए, सेंट्रल स्टेट इश्यूज के आपके पास नोट्स होने चाहिए, फेडरलिज्म के आपके पास नोट्स होने चाहिए। व्हाटएवर टॉपिक इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन द सिलेबस, आपके पास उन टॉपिक्स के बहुत अच्छे नोट्स होने चाहिए। देन देयर आर सर्टेन इनडायरेक्ट टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब वो उसने मेंशन नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होगी, तो जनरली वो बॉडीज आती हैं जो उस टाइम पे न्यूज में हो काफी। फॉर एग्जांपल सीबीआई वाज वंस इन द न्यूज बिकॉज वो स्टेट और सेंटर का काफी इशू चल रहा था। तो दैट वाज अ क्वेश्चन डायरेक्टली केम इनटू दिस पेपर। तो यूपीएससी, आपको ये समझना पड़ेगा, यूपीएससी बहुत ज्यादा आपको चीजें रैंडमली नहीं पूछता है। अगर वो जो नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसको लगेगा कि पेपर काफी रैंडम आया है, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको पता है कि फॉर एग्जांपल ये टॉपिक मेंशन है, इन टॉपिक में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और क्या अनइम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको उनको बहुत अच्छे से याद करना है, और जो कम इंपॉर्टेंट है मे बी यू कैन लीव दोज थिंग्स, और आप उनको जेनरिक भी लिख दोगे अगर आते हैं तो यू आर गुड टू गो। पॉलिटी के क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि इवन इफ क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली आस्क्ड, यू हैव टू मेंशन द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड मेंशन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। अब हर टॉपिक के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स हैं, और यू नीड टू एक्सप्लिसिटली रिमेंबर एक एक रूलिंग, दो दो रूलिंग तो आप याद ही कर लो हर टॉपिक पे। देन इंटरनेशनल रिलेशन एक टॉपिक आता है। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप देखोगे तो यूपीएससी के पास स्कोप सिर्फ 4 क्वेश्चंस का ही है। 2 वो 10 मार्कर में पूछेगा, 2 वो 15 मार्कर में पूछेगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी कंट्रीज है, यू नीड टू प्रिपेयर बहुत सारी कंट्रीज। तो जब आप पहले इनिशियली तैयारी कर रहे हो तो आप सारी कंट्रीज को एक बार पढ़ लो, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हो और मेंस चल रहा है आपका, तो यू विल नो कि कौन कौन सी कंट्रीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि रशिया अभी इस टाइम पे काफी न्यूज में चल रहा है, इंडिया यूएस का टैरिफ का इशू चल रहा है, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन कंट्रीज को, रिलेशन को आप ज्यादा अच्छे से देखोगे, ज्यादा अच्छे से आप पॉइंट्स याद करोगे। और हो सकता है कभी कभी यूपीएससी रैंडमली सवाल पूछ लेगा, और तो उसमें अगर आप जेनेरिक लिखो, बिकॉज दिस एग्जाम इज रिलेटिव इन नेचर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो जिन जिन टॉपिक्स पे, बिकॉज दैट वाज अ न्यूज, तो हर कोई बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगा। तो अगर आप उन टॉपिक्स पे प्रिपेयर नहीं किए हो तो यू आर लूजिंग आउट ऑन समथिंग। एंड अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो कि एकदम आउट ऑफ द ब्लू है, तो उनमें हर कोई जेनेरिक ही लिखेगा। तो उनमें अगर आप जेनेरिक भी लिख रहे हो तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एन इशू। फिर उसमें वो रिलेटिव होगा कि कौन कितना बेटर लिख रहा है उसको। बट यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप उन टॉपिक्स को मिस आउट करो जो इंपॉर्टेंट है, जो सबने बहुत अच्छे से पढ़े हैं और यू हैव नॉट रेड। तो और इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं ना कहीं आपको मैप बनाने हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया ईरान का क्वेश्चन आता है, तो आप कुछ इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहां दिखा दो, चाबहार पोर्ट दिखा दो, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दिखा दो, किस प्रकार से इंडिया बाईपास कर रहा है पाकिस्तान को थ्रू अफगानिस्तान ईरान। तो जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आप पॉजिटिव चीजें लिख सकते हो, मैप के थ्रू बना सकते हो, दिखा सकते हो, वो आपको करना चाहिए। मैं बार-बार डायग्राम्स और मैप्स के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कभी-कभी हमारा आंसर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट ओवरलोडेड हो जाता है। तो कंटेंट को थोड़ा-सा हटा करके अगर हम थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम्स बना के चीज़ें दिखा रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा आंसर और बढ़िया लगता है। इसके अलावा आई विल फील कि सोसाइटी के क्वेश्चन के लिए द सेम स्ट्रेटजी ऑफ जीएस1 विल वर्क। जो भी टॉपिक्स मेंशन है आपको उस पे नोट्स होने चाहिए, इंट्रोडक्शन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इश्यूज एंड द वे फॉरवर्ड। हर में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स, कुछ कमिटी रिपोर्ट्स, कुछ डेटा, फैक्ट। अक्सर फैक्ट की एक डायरेक्ट बुकलेट आती है तो आप उससे फैक्ट ले लो। और फैक्ट्स, पॉवर्टी, हेल्थ, वुमेन, एजुकेशन, इन जो भी टॉपिक्स जो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है, इनमें आप जो है बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ। जीएस3 में भी आई विल से कि जीएस3 का जो टॉपिक्स है वो सबसे बेटर ढंग से एक्सप्लेन है यूपीएससी में। तो जीएस3 में जैसे फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म्स है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, पीडीएस है, बफर स्टॉक है, क्वेश्चन डायरेक्टली उन टॉपिक से आएगा। तो आपको उन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक अच्छी सी डेफिनेशन आप लिख लो। फिर इश्यूज क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, डाउन स्ट्रीम क्या इश्यूज है, अपस्ट्रीम क्या इश्यूज है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसा ही आता है, सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव द सेम, व्हाट गवर्नमेंट हैज डन रिसेंटली टू इम्प्रूव द इंडस्ट्री। ऐसे करके ही क्वेश्चन आएगा। और कहीं ना कहीं आप देखोगे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कभी वो लैंड रिफॉर्म में देखेगा, कभी वो पीडीएस में देगा, कभी वो बफर स्टॉक में देगा। दो जीएसटी में नंबर नहीं मिलते हैं, बट इट इज
आप क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन टॉपिक्स पे ही वो क्वेश्चन पूछेगा। जीएस3 में आई फ़ील कि नोट्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा-सा रिलेट करके अपने नोट्स में डालो। इकोनॉमिक सर्वे का आप फॉर द मेन्स पार्ट अगर आप समरी भी पढ़ रहे हो तो चल जाएगा। आप सारे आप हर पॉइंट पे डाल दो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ये है। अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कोई भी राइटर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अशोक गुलाटी लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, या कोई आपको राइटर है, तो आप डायरेक्टली उनको कोट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अशोक गुलाटी दिस इज़ दिस। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को कर सकते हो कहीं न कहीं पे इन जीएसवी। ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्राफ मिल जाएँगे, तो आप कभी भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन शो द ट्रेंड कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसे हो रहा है, 1 साल पे कितना बढ़ा, कितना घटा। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन जीएस3। तो आपको इससे थोड़ा-सा, क्योंकि कहीं न कहीं जो इकोनॉमिक्स है वो दे डील विद ग्राफ्स एंड ऑल, तो अगर आप उन क्वेश्चन को इस उसी डिमांड में लिखोगे तो मुझे लगता है कि बेटर मार्किंग होती है और नंबर फिर भी मिल जाते हैं। एनवायरनमेंट में अगेन एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को करने का तरीका यही है कि करंट अफेयर्स, अ, जितना आप करंट अफेयर्स करोगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि बहुत बल्की है एंड यू कैन नॉट रीड ईच एंड एवरी स्टफ। तो जो भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उनको कर लो, यू आर गुड टू गो इन एनवायरनमेंट। अगर क्वेश्चन बहुत ऐसा आता है तो इट इज रैंडम फॉर एवरीवन, तो वहां पे ही आपको उसको डील करना है। बट आई फील कि करंट अफेयर्स आप कर लोगे तो यू विल बी एबल टू राइट क्वेश्चंस ऑन एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। जहाँ पे स्कोप है आप डायग्राम बना दो, और जहाँ पे स्कोप है आप ग्राफ बना दो, तो यू कैन डू दैट इन एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। with regard to GS4, I would say कि आपको जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड है सिलेबस में डायरेक्टली, आपको उन टॉपिक्स पे नोट्स बनाने हैं। आपको हर टॉपिक पे बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल्स डील करने हैं, एंड जितने अच्छे आपके पास एग्ज़ाम्पल होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आईएएस, आईपीएस के एग्ज़ाम्पल्स हैं। लेट्स से एटीट्यूड आप कर रहे हो, तो एटीट्यूड पे डेफिनिशन आपने लिख ली, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड की एग्ज़ाम्पल, कुछ नेगेटिव एटीट्यूड की एग्ज़ाम्पल, एंड देन फिर कुछ वे फॉरवर्ड कि किस प्रकार से एटीट्यूड बिल्ड इन हो सकता है। एंड दैट यू विल फॉलो बोथ, आपके थ्योरी वाले पार्ट पे भी और आपके केस स्टडी वाले पार्ट पे भी। आप कोट्स बहुत ज़्यादा याद करो, जितने आप कोट्स याद करोगे, जितना आप कोट्स लिखोगे उतना बेटर है। स्कॉलर्स को आप कोट कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज व्हिच वी स्टडी इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आल्सो, इन आवर ऑप्शनल आल्सो, एंड एज अ पार्ट ऑफ जीएस4 आल्सो। तो स्कॉलर्स को आप कोशिश करो कि कोशिश करने की कि आप किस प्रकार से रिलेट कर सकते हो अपने चीज़ों में। केस स्टडीज़ में आप कोशिश करो कोट्स डालने की कहीं न कहीं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने 50, 60, 70 कोट्स प्रिपेयर कर लिए थे थ्रू द यूज़ ऑफ द चैट जीपीटी की एटीट्यूड में। मैंने उससे बोला कि मुझे 2-3 कोट्स बता दो। इट सजेस्टेड मी 2-3 कोट्स, एंड मैंने जो मुझे ईज़ी कोट लगा मैंने नोट डाउन कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। ऐसे करके मैंने हर टॉपिक पे कुछ कोट्स प्रिपेयर कर लिए, हर टॉपिक पे कुछ एग्ज़ाम्पल प्रिपेयर कर लिए, उनको मैं रोज़ पढ़ता था। तो विथ टाइम आपको वो चीज़ें आपने याद नहीं की, फिर भी आपको वो टोटली मेमोराइज़ हो गई। और एग्ज़ाम्पल्स जो है अगर आपने डाल दिए अपने आंसर्स में तो बहुत बढ़िया हो जाता है। और केस इवन इन केस स्टडी आल्सो, फॉर एग्ज़ाम्पल केस स्टडी में हमेशा सॉल्यूशन पूछता है आपसे। तो सॉल्यूशन में यू कैन ऑलवेज़ गिव द कंक्रीट सॉल्यूशन। लेट्स से कि आप आर्ट कुछ डिजिटलाइज़ेशन की बात करो, डिजिटलाइज़ेशन इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन यू आर गिविंग। सो यू कैन कोट सर्टेन आईएएस एग्ज़ाम्पल कि अच्छा इन्होंने डिजिटलाइज़ेशन किया तो डिजिटलाइजेशन से ये हेल्प हुआ, या डिजिटलाइजेशन से करप्शन इतना खत्म हो गया। तो दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन डू अबाउट इन जीएस4। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद द मेंस। और मुझे लगता है कि बहुत सारा इनिशियली तो आपको बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। आंसर राइटिंग से कभी भी घबराना नहीं है। जनरली मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि दे विल ऑलवेज थिंक कि बिकॉज़ वी ऑल, हम जब भी प्रिपरेशन चालू करते हैं या कुछ करते हैं तो वो एक अंदर से रहता है कि वो स्कूल वाला टाइम रहता है, कॉलेज वाला टाइम रहता है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे देन यू यूज्ड टू राइट। बट यहाँ पे काफ़ी उल्टा है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड माय आंसर राइटिंग, तो मैं अपने दोस्त से बोला भी था विद द फर्स्ट टेस्ट व्हिच आई रोट, तो मैंने बोला था कि यार इसमें ना मेरे को 70 में से मेरे को 40-50 नंबर मिल जाएँगे। व्हेन माय मार्क्स केम इट वाज़ अराउंड 10, 70 आउट ऑफ 10, तो आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि 10 नंबर कैसे मिल गए। देन फिर समझ में आया कि अच्छा ये तरीका होता है। तो इनिशियली 50 में से 2.5, 250 में से मुझे 40, 30 ऐसे नंबर भी मिलते थे। फिर वो 60 हुआ, 70 हुआ, फिर वो 110 हुआ, 120 हुआ। तो दिस प्रिपरेशन इज़ वेरी इवोल्यूशनरी एज़ सच। आप जब लिखोगे तो आप सीखोगे। जब आप लिखोगे तो आप गलतियाँ करोगे। तो
मुझे लगता है एन अर्ली बर्ड कैचेस दी वर्म। जितना जल्दी आप आंसर राइटिंग चालू करो, जैसे जो लोगों का डाउट होता है, अरे मेरे को तो अभी कुछ आता ही नहीं, तो हाउ आई विल स्टार्ट? आपने टॉपिक पढ़ा, यू स्टार्ट राइटिंग, आप लिखो, उनको आप अपने मेंटोर्स को दिखाओ। मेंटोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ना कोई आपको चाहिए जो आपकी कॉपी को चेक कर सके, आपको बता सके, आपको गाइड कर सके। गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उनको अपनी कॉपीज को दिखाओ, देन दे विल सजेस्ट, अच्छा दिस इज हाउ यू कैन राइट एन इंट्रोडक्शन। ये मेन बॉडी है, मेन बॉडी में 5-6 पॉइंट्स आने चाहिए, आपने पॉइंट्स नहीं लिखे, तो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। एंड आई विल जस्ट से कि यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर राइटिंग वेरी, बहुत अर्ली। जितना आप जल्दी चालू करोगे उतना फिर आपका पेस आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मेन डिमांड क्या है क्वेश्चन का, डायग्राम्स कैसे बनेंगे, कौन से डायग्राम्स आ सकते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी इवोल्यूशनरी। जब आप लिखना चालू करोगे देन मुझे लगता है कि आप जो है वो अच्छा करोगे। तो इट इज़ नॉट समथिंग कि हाउ टू स्टार्ट एन आंसर राइटिंग, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। वन डे यू हैव टू थिंक कि ओके दिस इज़ समथिंग आई विल रीड, आई विल राइट, व्हाटएवर आई नो आई विल राइट, एंड देन उसको आप चेक कराओ। हो सकता है आपको उसमें डाँट मिल जाए, हो सकता है आपको उसमें बहुत कम मार्क्स मिल जाए, घबराना नहीं है। यू आर ऑल लर्निंग, और जितना आप जल्दी चालू करोगे उतना बढ़िया होगा। तो दिस इज़ ऑल विथ रिस्पेक्ट टू द मेंस प्रिपरेशन आई वुड से। ऑप्शनल कैसे चूज़ किया मैंने, तो मैंने ये पहले ही वीडियो में बता दिया। एंथ्रोपोलॉजी के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप जो है अगेन, एंथ्रोपोलॉजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि देयर इज़ नो वन मटेरियल दैट इज़ देयर। बहुत रैंडमली और बहुत स्कैटर्ड मटेरियल है, लेकिन थ्रू द यूज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स का आपको यूज़ करना है। तो मैंने भी इनिशियली जो है अक्षत जैन का मटेरियल पढ़ा, विवेक भाष्मी की बुक है वो पढ़ी, मैंने इग्नू पढ़ा, ईपीजी से मैंने नोट्स निकाले। तो इस प्रकार से डिफरेंट सोर्सेज़ को लेकर के मैंने नोट्स बनाए और मैंने नोट्स बना लिए। मैंने कोचिंग भी कर रखी है L2A से, तो वहाँ से भी मैंने नोट्स लिए काफ़ी। तो सारे सोर्सेज़ को लेकर के आई यूज्ड टू रीड सोर्सेज़ देन मेक नोट्स। चैट जीपीटी का हेल्प लिया, एंड इस प्रकार से मैंने अपने नोट्स को बनाया। और हर टॉपिक पे जो भी टॉपिक्स डायरेक्टली मेंशन है सिलेबस में, उन पे नोट्स बनाए, पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ किया, पीवाईक्यूज़ देखे। जीएस में क्या होता है कि पीवाईक्यूज़ डायरेक्टली नहीं आते, लेकिन इन ऑप्शनल पीवाईक्यूज़ एज़ इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। तो आपको पीवाईक्यूज़ बहुत अच्छे से करने हैं। पीवाईक्यूज़ में आप किस प्रकार से स्कॉलर्स को कोट कर सकते हो। विथ टाइम आप सीखोगे कि किस प्रकार से पेपर 1 की चीज़ों को पेपर 2 से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि कास्टिसिज़्म जैसी चीज़ आ रही है, तो कास्टिसिज़्म पे पेपर 2 का टॉपिक है। इसमें आप सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन थ्योरी को ला सकते हो, फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच ला सकते हो। इवन सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन पे आप कास्ट की चीज़ों को, एलपी विद्यार्थी बोल रहा हूँ, लुईस डूमो को आप कोट कर सकते हो। तो यू विल रीड, यू विल अंडरस्टैंड कि ये पूरा निटी-ग्रिटी को कैसे रिलेट कर सकते हो वन्स यू हैव द होल्ड ऑफ द सब्जेक्ट। तो आपको फर्स्ट आपको सारे नोट्स बना लेने हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मटेरियल दैट इज़ देयर इन द मार्केट, और उसके बाद फिर आपको उन नोट्स को बहुत अच्छे से याद करना है। एंथ्रोपोलॉजी में याद करना, रोटली मेमोराइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप रोटली मेमोराइज़ कर लोगे, उसके बाद देन यू हैव टू स्टार्ट द आंसर राइटिंग, और जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करोगे, उतना बढ़िया होगा आपका। यू कैन आल्सो डू द आंसर राइटिंग विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज़ आल्सो। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि इग्नू और ईपीजी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि रीसेंट ट्रेंड में जो एंथ्रोपोलॉजी का रहा है वो ये है कि अब उनके पास क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो वो थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक पे जाकर के सवाल पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेक्युलर ट्रेंड इन द ग्रोथ, दिस इज़ नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द टॉपिक, लेकिन अगर आप इग्नू और ईपीजी व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग जो कि पीजी मटेरियल है। तो अगर आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कोई दिस इज़ समथिंग टॉपिक, दिस इज़ वन अनदर टॉपिक जो कि डायरेक्टली मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट लेट्स रीड इट। तो आप उनको भी रीड करो, उनको भी समझने की कोशिश करो, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको काफ़ी फ़ायदा कर जाएगा। चैट जीपीटी का बहुत अच्छा यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप निएंडरथल पढ़ रहे हो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में लेट्स से, तो उसकी फाइलोजेनेटिक डिबेट्स आती हैं। तो उसमें आप जो कंटेम्परेरी एविडेंसेस मिल रहे हैं, डेनिसोवियंस के एग्ज़ाम्पल्स मिल रहे हैं, या इस प्रकार की जो भी चीज़ें हो रही हैं, डिसीज़ेज़ के एग्ज़ाम्पल मिल रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को भी, उन डिबेट्स को भी लाओ अपने आंसर्स में। तो आपके आंसर्स और ज़्यादा न्यूएंस्ड और ज़्यादा बहुत बढ़िया हो जाएँगे। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच यू हैव टू डू। आजकल बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स ओपन हो गए हैं, जहाँ पे वो डायरेक्टली क्या न्यूज़ में चल रहा है वो देते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंथ्रोपोलॉजी। गो जॉइन दोज़ चैनल, गो रीड दोज़ डिबेट्स, दोज़ न्यूज़, और उसको कोशिश करो कि आपको समझना पड़ेगा ये कि अच्छा ये कौन से टॉपिक पे रिलेट हो जाएगा।
इनिशियली नहीं समझ में आता है, बट विद टाइम जब आप टॉपिक्स करते रहोगे देन आपको समझ में आ जाएगा, ओके दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन रिलेट टू पेपर 2, दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन रिलेट टू पेपर 1। तो दिस इज समथिंग वेरी इवोल्यूशनरी एज सच, वो आपको कोई बैठा करके सिखा नहीं सकता। बट जब आप अपने एजेंडा में बहुत क्लियर हो, आपको सिलेबस बहुत अच्छे से याद हो गया है, आपने बहुत मेहनत कर ली, आपने नोट्स बना लिए हैं, देन फिर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हो एंड यू आर गुड टू गो इन मेंस। ये हो गया मेंस की बात, और अब मैं इंटरव्यू की बात करूँगा। इंटरव्यू समथिंग जैसे मैं अभी कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा था कि मिस्टेक्स क्या हुई। तो आई फ़ील कि मेरे मेरे से जो मिस्टेक हुई है, अगर मैं वापस से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जाऊँ, तो आई विल नॉट रिपीट इज़ कि मैं इंटरव्यू को बहुत लाइट नहीं लूँगा। जनरली क्या होता है कि हम प्रीलिम्स और मेंस के सिलोस में ही काम करते हैं कि हमारा मेंस कैसा जा रहा है, हमारा प्रीलिम्स कैसा जा रहा है। वी नेवर डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू एज़ सच। तो इंटरव्यू इज एज इम्पोर्टेंट एज योर प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप देखोगे तो आजकल टॉपर्स लगभग 70 से 80 नंबर या 100 नंबर तक का डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। समवन इज गेटिंग 120 इन इंटरव्यू, समवन इज गेटिंग 212 इन इंटरव्यू। तो आई एम नॉट सेइंग कि दोज हु आर गेटिंग 120 मार्क्स देयर पर्सनालिटी इज टू पुअर, और दोज हु आर गेटिंग 212 देयर पर्सनालिटी इज सो रिमार्केबल। सो इट इज जस्ट ऑन द डे, इट योर लक एंड एवरीथिंग, जो कि काफी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट जस्ट 138 मार्क्स। मुझे लगता था मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया है, बट इट वाज वेरी शॉकिंग व्हेन द मार्क्स केम। देन इन सेकंड इंटरव्यू आई गॉट 158 एंड दिस टाइम आई गॉट 185। मेंस में मेरे पिछली बार से इस बार में सिर्फ 1 मार्क्स का अंतर है। दैट द लास्ट ईयर आई गॉट 794, दिस ईयर आई गॉट 795। But last year I got 158 in interview, this time I got 185. So that वो 30 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो आपकी, आप जब आपका लिस्ट में भी नाम नहीं था, टू टू द रैंक 116। सो इंटरव्यू समथिंग व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के लिए व्हाट यू कैन डू इज नंबर वन इज मीडियम ऑफ योर इंटरव्यू। जनरली जैसे कि अर्लियर इन माय फर्स्ट इंटरव्यू व्हाट आई थॉट कि एक हर्ड मेंटालिटी फॉलो की मैंने, बिकॉज माय मीडियम इज इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश मीडियम को ही ले लिया इंटरव्यू में भी। दो आई प्रैक्टिस अ लॉट, और फिर अंतिम अंतिम तक में मैं सीख गया चीज़ों को बोलना, फंबल नहीं होता था, और बहुत सारी चीज़ें आई इम्प्रूव्ड अ लॉट। बट आई ऑलवेज फील कि द फ्रॉम द बैकग्राउंड फ्रॉम व्हिच आई केम, और जनरली जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से आते हैं लोग, हम जनरली हिंदी कम इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, व्हिच वी कॉल्ड एज़ हिंग्लिश। सो ऐसे केसेस में अगर आप हिंदी एज़ अ योर मीडियम ऑफ इंटरव्यू ले रहे हो, तो वो ज़्यादा वर्क करता है। जनरली एक ये मिसकंसेप्शन होता है कि हिंदी लेने से नंबर कम मिल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हिंदी ली थी इस बार, और आई डोंट थिंक मुझे इंग्लिश जब मैंने ली थी तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा नंबर मिले। और एक दूसरा मिसकंसेप्शन ये होता है कि जब आप हिंदी लेते हो तो आपको सारी बातें हिंदी में करनी रहती हैं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। इफ यू आर सेइंग एंथ्रोपोलॉजी इज़ एंथ्रोपोलॉजी, तो दैट विल वर्क। और बोर्ड मेंबर्स भी बिकॉज़ दे आर मोर कल्चर्ड इन इंग्लिश, सो जब आप हिंदी लेते हो तो वो मिक्स्ड लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप मिक्स्ड लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो यू आर गुड टू गो। और जब आप इंग्लिश लेते हो तो यू कैन नॉट टॉक इन हिंदी, मतलब दैट शोज़ बिट, ये थोड़ा-सा इनफॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आप हिंदी लिए हो तो आप हिंदी कम इंग्लिश में बात कर सकते हो, और इतनी दिक्कत नहीं होगी चीज़ों की। तो दिस इज़ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ऑफ योर इंटरव्यू। दूसरी चीज़ मुझे लगता है जो इंटरव्यू में बहुत इम्पोर्टेंट है, योर नॉलेज बेस। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। जब आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ते हो, तो यू गेट टू गेट एक्सपोज़र ऑफ लॉट ऑफ आइडियाज़ कि क्या-क्या चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। हर पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखेगा, कुछ पॉज़िटिव दिखेंगे, कुछ नेगेटिव दिखेंगे। कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है वो के फ़ेवर में लिखेगा, कोई अगेंस्ट लिख देगा। तो यू गेट एन एक्सपोज़र टू लॉट ऑफ आइडियाज़। और अगर आप उनके नोट्स बना, जैसे व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं न्यूज़पेपर से नोट्स बनाता था। आप बना सकते हो नोट्स, नहीं भी बना सकते हो, बट अगर आप पढ़ोगे तो वो आइडियाज़ कहीं न कहीं आपको याद रहते हैं। नोट्स बनाना हमेशा हेल्पफुल होता है, तो लेकिन हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने हैं, बट जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती है, डायरेक्टली सिलेबस से रिलेट होती है। आपको ये हो गया है कि आपको अगर आपने वो आर्टिकल डाल दिया तो वो खुद भी नोट्स पूरा बना करके दे देंगे। तो ये सब चीज़ों का भी आप काफ़ी यूज़ कर सकते हो, इससे आपका काफ़ी टाइम बच सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन डू। बट आई फील कि न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर द न्यूज़पेपर। इंटरव्यू के लिए कहीं न कहीं अच्छे न्यूज़ चैनल को फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड गो एंड रीड हेल्थी डिबेट्स, यू शुड हैव एन ओपिनियन अबाउट व्हाटएवर द इश्यूज़ आर गोइंग ऑन। तो जनरली क्या होता है कि हमारे हम बस पढ़ लेते हैं। हम यूपीएससी की तैयारी में ऐसे हो जाते हैं कि हमें पॉज़िटिव भी हमने पढ़ लिया चीज़ों का, नेगेटिव भी पढ़ लिया, तो हम काफ़ी बैलेंस्ड आंसर देते हैं।
तो बैलेंस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक एन स्टैंड। अगर कोई स्कीम है तो ईदर यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग दैट स्कीम और यू विल नॉट बी इम्प्लीमेंटिंग दैट स्कीम। तो आप कोई ना कुछ फैसला ले रहे हो एज़ अ ब्यूरोक्रेट। तो आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ों का आपके पास ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ें हैं, अगर आप स्कीम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो यू शुड हैव rebuttal of those negative points also। सो वो कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो एक अप्रोच डेवलप करना, आप अपने पीयर से हमेशा कोई भी टॉपिक हो रहा है, तो जो भी आपका मीडियम ऑफ इंटरव्यू है, उस पे आप हमेशा बात करने की कोशिश करो। तो दिस बिकम तो उससे आप धीरे-धीरे करके आप एक्सपोज़ होगे इंटरव्यू के लिए भी। इसके अलावा मुझे लगता है आप अपने डैप को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग कर सकते हो। डैप में जैसे जनरली लोग बोलते हैं मेरी तो कोई हॉबीज़ ही नहीं है, मेरा कोई स्पोर्टिंग बैकग्राउंड ही नहीं है, मेरी कोई लीडरशिप स्किल्स नहीं है। तो देयर इज़ ऑलवेज़ जैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे हू आर जस्ट इन 10th-12th और ऐसे लोग हैं। तो आई विल से कि आप अपने स्कूल पे जाओ, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लो, कॉलेज पे आपको बहुत सारे एक्सपोज़र मिलेंगे। तो वहाँ पे जाकर के आपने लेट्स से आपने कोई डांस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, आप स्कूल कैप्टन थे, आप कॉलेज पे कोई कोई मेस के सेक्रेटरी थे, तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज़ थिंग, कुछ आपके उससे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे। किसी को कविता होता है, तो आप वो सब चीज़ों को लिखो, किसी को डिबेट करने का शौक होता है, किसी को बहुत इनोवेटिव उनकी हॉबीज़ होती हैं, किसी को कॉइन कलेक्शन का शौक होता है, की चेन कलेक्शन का शौक होता है। तो अगर ऐसे कुछ शौक हैं तो ट्राई टू उनको चीज़ों को लिखो। नहीं है शौक तो यू कैन क्रिएट वन, आपकी हॉबीज़ कभी भी क्रिएट हो सकती हैं। तो यू कैन ऑलवेज़ क्रिएट सम हॉबीज़ एंड वो आप उन चीज़ों को कहीं न कहीं मेंशन करो अपने इंटरव्यू में। तो इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू कि चीज़ें अच्छी हो जाएँगी आपकी। तो दिस इज़ हाउ प्रीलिम्स कैसे तैयारी करना है, मेंस कैसे तैयारी करना है, इंटरव्यू कैसे तैयारी करना है, दिस आई विल सजेस्ट यू। जैसे एक ये भी डाउट होता है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए कि नहीं? आई थिंक कि आप ऐसे बाइफरकेट नहीं कर सकते व्हाट इज़ प्री एंड व्हाट इज़ मेंस। तो आपकी तैयारी साथ में ही है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए यू नीड टू बी मोर ऑब्जेक्टिव इन अ सेंस कि आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे, आपको आंसर दिखेगा एंड आपको वो आंसर सही आंसर क्या है आपको ये निकालना है। तो उसके लिए आपको फीलिंग इम्पोर्टेंट होती है, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मेंस के लिए इट इज़ मोर सब्जेक्टिव, तो आपको लिखने की वो कला होनी चाहिए। बट आई थिंक कि वो तैयारी साथ में ही होती है, इट इज़ जस्ट देयर अप्रोच इज़ डिफरेंट। तो बिल्कुल साथ में तैयारी होती है। पीवाईक्यूज़ आर वेरी इंपोर्टेंट। अगेन ये क्वेश्चन आता है कि पीवाईक्यूज़ कितने इंपोर्टेंट है, तो फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, फॉर ईच एंड एवरी पेपर ऑफ मेंस एंड फॉर आल्सो फॉर योर इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए भी ट्रांसक्रिप्ट होती हैं, आप ट्रांसक्रिप्ट को देख कर के प्रैक्टिस करो। टेलीग्राम चैनल्स में बहुत सारी ट्रांसक्रिप्ट रहती हैं, तो आप उनको जो भी आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड है ट्राई टू फोकस ऑन दैट ट्रांसक्रिप्ट, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा मैंने ऐसे की स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं की, तो ऐसे के लिए व्हाट आई हैव डन कि दे दे द ऐसे की जेनेरिक अप्रोच तो होती ही है कि आपने बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिया है, तो आप उसको रिलेट करके लिखोगे। बट मेरा साथ ये था कि आई यूज्ड टू रीड बुक्स, तो जो भी मैंने बुक्स पढ़ रखी हैं, उनको भी मैं रिलेट करने की कोशिश करता था ऐसे में। तो दोज़ हू कैन नॉट रीड द बुक्स और जिनके 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 पास इतना टाइम नहीं है, तो वो बुक की बहुत सारी समरीज़ आती हैं। तो आप उन ऐप्स को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे बस उसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उन उन वहाँ से आप बुक की वो कुछ 15-20 मिनट की समरी होती है और जो जनरली आपको ऐसे में समरीज़ को ही लिखना है। तो बहुत सारी किताबें होती हैं उसमें, तो आप उन किताबों को देखो, उनको बार-बार बार-बार रिवाइज़ करो। तो कहीं न कहीं आप फिलॉसॉफिकल आर्टिकल्स में उन समरीज़ को जनरली आप जो है वो लिख सकते हो। तो ऐसे मैंने लगभग समरीज़ की 120-130 किताबें पढ़ ली थी और उनके मेरे पास नोट्स थे। आई विल शेयर इन ड्यू टाइम उन नोट्स को भी टेलीग्राम चैनल पे। तो उनसे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी एंड देन आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत सारी बुक्स की, बहुत सारी इवन मूवीज़ को भी आप कोट कर सकते हो। तो आप मूवीज़ को कोट करो, आप बुक्स को कोट करो। यू कैन फॉलो विक्रम ग्रेवाल सर के नोट्स या उनके एसेज़ को आप देख लो कैसे वो एसे को लिखते थे। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था उनके एसेज़ पढ़ना। सो दिस अप्रोच आई रेप्लिकेटेड। दो मेरे को ऐसे में बहुत अच्छे नंबर कभी नहीं मिले, आई गॉट सम एवरेज मार्क्स, बट दिस इज़ द वे व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माय एसे।
इंटरव्यू पैनल के बारे में बताइए। तो जनरली 5-6 बोर्ड्स बैठते हैं हर दिन और आपको बहुत रैंडमली बोर्ड अलॉट होता है और आपको पता नहीं रहता है कौन-सा बोर्ड अलॉट होगा और बस जैसे आप वहाँ पे बैठे हो देन यू सी कि अच्छा कौन-सा बोर्ड है। दिस इज़ समथिंग विथ रिलेटेड टू योर ड्रेस कोड यू हैव टू बी इन वेरी फॉर्मल अटायर। तो जितना आप फॉर्मल होगे जनरली मेन को एक सूट पे रहना चाहिए विथ क्लीन शेव्ड और विथ ट्रिम्ड बियर्ड और वुमेन जनरली साड़ीज़ में रहती हैं। डैफ कैसे बनाएँ वे आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें, दिस इज़ समथिंग जो कि आप जैसे लोग ना जैसे द ट्रेंड टुडे इज़ कि लोग 10-12 से तैयारी चालू कर देते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि 10-12 में आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा डेवलप करो। जो भी आपके स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, देयर इज़ सम स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स को बहुत अच्छा खेलो। ट्राई टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। जितनी भी चीज़ों का आप एक्सपोज़र ले सकते हो, गार्डनिंग हो गया, एनवायरनमेंट का कुछ हो गया, गो जॉइन एन एनजीओ, गो टॉक टू द पीपल, गो हेल्प द नीडी टॉक टू लॉट ऑफ पीपल जिससे भी आपकी आप बात कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा वो एक आपका पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए वेरी 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 हेल्पिंग, वेरी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड ट्राइंग टू हेल्प द नीडी। इस प्रकार का जो आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता है, एक माइंडसेट होना चाहिए वो कहीं न कहीं आपका। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। स्कूल में कुछ भी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, गो ग्रैब दैट अपॉर्च्युनिटी। कॉलेज में कोई अपॉर्च्युनिटी आती है, गो ग्रैब एंड दैट अपॉर्च्युनिटी। तो इस प्रकार से कभी भी कोई एक्सपोज़र मिलता है कहीं बाहर जाने का, कहीं ट्रैवल करने का छुट्टियों में कहीं ट्रैवल करने का थोड़ा-सा पैसे बचाने की कोशिश करो और थोड़ा ट्रैवल करो, गो सी द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब आपको पढ़ना एक ऐज के बाद ही चाहिए। आई फ़ील कि उस टाइम पे आप थोड़ा-सा अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करो। आपको क्या अच्छा लगता है, इस प्रकार से आप चीज़ों को देखो। यू विल गेट टू नो योरसेल्फ बेटर। सो डांस सीखो, म्यूज़िक सीखो, गो प्ले स्पोर्ट्स, गो बिल्ड द बॉडी। तो जो जो भी आप चीज़ें कर सकते हो, वो करनी चाहिए एंड दैट विल इन हाउ विल रिफ्लेक्ट ओवरऑल इन योर डेफ, ओवरऑल इन योर इंटरव्यू एंड दैट विल मेक यू अ वेरी गुड ऑफिसर इन टाइम्स टू कम। अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो जनरली मेरा इंटरव्यू इस बार 30-35 मिनट का चला था। जनरली वो मेरे बैकग्राउंड से ही सवाल पूछे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ आई एम इन साइ तो मेरे से स्पोर्ट्स पे सवाल आए थे। मेरे से एंथ्रोपोलॉजी पे सवाल पूछे गए थे, मेरे से सिविल इंजीनियरिंग पे सवाल पूछे गए थे। मेरे से रीवा पे सवाल पूछे गए थे, लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स। इसके अलावा मेरे से थोड़ा करंट अफेयर्स पे सवाल पूछे गए थे, थोड़ा-सा कोड बेस्ड सवाल पूछे गए थे। तो दिस इज़ हाउ माय इंटरव्यू वेंट और ट्रांसक्रिप्ट जनरली बहुत सारे लोगों की होती हैं, तो आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम इन टेलिंग द पीपल अबाउट माय इंटरव्यू बिकॉज़ दिस ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल इन द टेलीग्राम चैनल्स। तो आप उन ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़ो और अपने हिसाब से आप बैकग्राउंड देख करके आप जो है इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर सकते हो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि सभी सेम बुक्स लिस्ट पढ़ते हैं तो लोग अलग कैसे नंबर मिलते हैं। तो जनरली जो सवाल आते हैं वो काफ़ी अलग आते हैं मतलब दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू समथिंग। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस या डिफरेंट टॉपिक्स बुक्स के कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो उस टाइम पे आप कैसा दिमाग लगा रहे हो, उस टाइम पे आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, कितना आप पेपर 1 को पेपर 2 से लाइक इन ऑप्शनल और जीएस 1, 2, 3, 4 को कैसे रिलेट कर रहे हो, कैसे आप बढ़िया चीज़ें लिख रहे हो, कौन से डायग्राम्स बना रहे हो। बिकॉज़ दीज़ थिंग्स आर वेरी रैंडम। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो इस वजह से आई वाज़ सजेस्टिंग कि आप इन चीज़ों को करो, इन चीज़ों पे थोड़ा-सा कमांड लाने की कोशिश करो, देन इट विल बी गुड फॉर यू। यदि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले तो आप क्या करना नहीं चाहोगे? दिस एग्ज़ाम इज़ समथिंग जो कि जब लोग बहुत टाइम तक इसकी तैयारी करते हैं तो देयर इज़ सर्टेन अटैचमेंट टू दिस एग्ज़ाम सो बट आफ्टर अ टाइम यू नीड टू टेक अ पॉज़ और यू नीड टू सी द अदर साइड आल्सो और यू नीड टू आपको मूव ऑन करना पड़ता है। तो आई थिंक एक लिमिटेड अटेम्प्ट्स ही आपको देने चाहिए। देन यू हैव टू सी योर लाइफ आल्सो। सो आई विल नाउ थिंक अबाउट द अदर साइड ऑफ द एस्पेक्ट्स अभी इस टाइम पे। आपने यूपीएससी में कौन-सी गलतियाँ करी थी? तो आई टॉक्ड अबाउट द इंटरव्यू इन डिटेल। दिस इज़ समथिंग आई फ़ील कि मेबी ये एक इश्यू था जहाँ पे मैंने इंटरव्यू को इतना डिलिजेंटली नहीं लिया इन माय इनिशियल अटेम्प्ट्स एंड दैट एक्चुअली
was a issue for me. आप यूपीएससी क्यों सेलेक्ट किया? तो आई डू नॉट नो वेदर आई डिस्कस दिस और नॉट। तो आफ्टर माय फेलियर इन आईआईटी जेईई, आई वाज जस्ट रैंडमली सर्चिंग इन गूगल की व्हाट एन इंडिविजुअल कैन डू। आई वाज जस्ट going to be joining a college. I was randomly searching what an individual can do if they want to do something good. So then they came up with lot of options. Then they came up with the UPSC. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग दी टॉपर्स। तो इस हिसाब से, क्योंकि कोटा जो एक्सपीरियंस था मेरा, वो ये बताया कि मे बी आई माइट डू बेटर इन द नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट। टेक्निकल एस्पेक्ट में अपन इतना अच्छा नहीं कर सकते। तो दिस इज समथिंग आफ्टर वन फेलिंग ऑफ वन एग्जाम, जनरली आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे हमेशा लगता था आई एम नॉट बोर्न टू बी एन एवरेज। सो जब भी मुझे फेलियर मिलते थे तो मैं कोशिश करता था कि मैं नेक्स्ट क्या बढ़िया कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, और फिर अपन धीरे-धीरे करके आगे बढ़े इस पे। यूपीएससी के लिए गवर्नमेंट की कौन-सी वेबसाइट यूज़फुल है? आई थिंक कि देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट साइट्स, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज़ लिमिटेशन टू इट। तो आई थिंक कि आप डेली न्यूज़पेपर करो और एक करंट अफेयर्स की मैगज़ीन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की करो, दिस इज़ इनफ। यू नो, डोंट नीड टू सी द गवर्नमेंट वेबसाइट्स, और जो कि काफ़ी, अगर आप देखते भी हो तो यू कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। तो आई डोंट थिंक कि इश्यू होगा। मतलब कि कुछ वर्क करेगा आपके फ़ेवर। सिलेबस समझ नहीं आता है, क्या करें? अ, दिस इज़ समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप थोड़ा वक़्त दोगे, चीज़ें करोगे, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सिलेबस में मेंशन्ड है। तो यू नीड टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देयर आर लॉट ऑफ टॉपर नोट्स अवेलेबल। आप देख लो कि वो नोट्स कैसे बनाए हुए हैं। देन ट्राई टू रेप्लिकेट दोज़ नोट्स। तो आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। एआई है, तो एआई में आप वो उस सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर दो। तो आप उस एआई से ऐसा भी बोल सकते हो, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कैन यू प्लीज़ टेल मी इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। वो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में करके देगा। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच यू कैन डू। तो ये चीज़ करनी चाहिए आपको। सिलेबस एनालाइज़ कैसे करें? विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज़। आप देखोगे कि मेंस में तो वही चीज़ें आ रही हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो जो भी सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, आपको उसके उन पे नोट्स होने चाहिए, एंड फिर उन नोट्स पे आपको रटना चाहिए, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। तो दिस इज़ हाउ यू कैन एनालाइज़ योर सिलेबस। टॉपर कॉपीज़ को कैसे एनालाइज़ करें? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक कि दिस इज़ समथिंग व्हिच आई हैव मिस्ड। एक्चुअली मैं ज़्यादा टॉपर की कॉपीज़ को नहीं देखता था, लेकिन आई थिंक दिस इज़ समथिंग व्हिच यू नीड टू डू। आप हमेशा टॉपर नोट्स देखो, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि अच्छा, जैसे मैं बोल भी रहा हूँ कि मैप बनाने चाहिए, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा दिस इज़ द क्वेश्चन एंड हाउ दे हैव मेक दिस मैप। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा समझ में आएँगी। अच्छा, पॉइंट लिख रहे हैं तो कैसे डेटा, फैक्ट, कमिटी लिख रहे हैं, कैसे वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं, कैसे कंक्लूजन लिख रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच यू कैन रीड विद टॉपर नोट्स। तो जनरली अभी इस साल पे मैंने एक मार्क्स एसिलेटर करके एक प्रोग्राम है, जहाँ पे उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, एंड देन दे हैव डन कि बहुत सारे टॉपिक कॉपीज़ को एक साथ उन्होंने कंपाइल करके दे दिया है। कुछ टॉपर्स के बहुत अच्छे कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, एंड दिस इज़ समथिंग व्हिच दे हैव डन। तो आप वो उसका थोड़ा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल आल्सो। सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू कि आपको बहुत सारे टॉपर के नोट्स या कॉपीज़ को नहीं देखना है। आपको एक जगह पे ही जीएस-1, जीएस-2, जीएस-3, जीएस-4 ऐसे करके, या ये ऑप्शनल करके आपको नोट्स मिल गए, टॉपर की कॉपीज़ मिल गई। आप उनको बार-बार, बार-बार पढ़ो, देखो कि वो कैसा लिखते हैं, एंड देन आपको एक आइडिया लगेगा कि हाउ यू नीड टू राइट द आंसर। खुद के नोट्स बनाएँ या दूसरों के नोट्स पढ़ें। ऑब्वियसली आई विल ऑलवेज़ प्रेफर कि आप खुद के नोट्स बनाओ, आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, आप ज़्यादा चीज़ों से रिलेट कर पाओगे, एंड ज़्यादा बढ़िया होगा। नोट्स कैसे बनाएँ ये मैंने आपको बता दिया है, वैल्यू एडिशन कैसे करें ये भी मैंने आपको बता दिया है। यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है, देयर आर सर्टेन एनसीईआरटीज़ व्हिच यू नीड टू रीड, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी वाला। बाकी आप एनसीईआरटीज़ नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। तो बेसिक बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। एनसीईआरटी न्यू पढ़ें या ओल्ड पढ़ें, न्यू पढ़ लो, ओल्ड पढ़ लो, डज़ नॉट मेक मच डिफरेंस। आपको जो भी आपका नॉलेज डेफिसिट होगा वो आपको कहीं न कहीं से पूरा करना पड़ेगा, ईदर थ्रू द टेस्ट, थ्रू बुक्स, एंड थ्रू एनीथिंग। यू नीड टू फिल दैट नॉलेज डेफिसिट। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? एंड आई ऑलवेज़ फील एन अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो जितनी जल्दी आप तैयारी चालू चालू करोगे उतना बेहतर है। लेकिन अगर आप 10th में चालू कर रहे हो तो आई थिंक कि आपको थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना पड़ेगा। गो वॉच मूवीज़,
गुड बहुत अच्छी साइंस फिक्शन मूवीज़ देखो, बहुत अच्छी फिलोसॉफिकल मूवीज़ देखो, बहुत अच्छी फिलोसॉफिकल डिबेट्स को देखो, नेटफ्लिक्स में बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ आती है, उनको देखो। तो इस प्रकार से आप तैयारी इनिशियली चालू करो, अगर आप बहुत अर्ली चालू कर रहे हो। अगर कॉलेज टाइम मुझे लगता है सबसे अच्छा टाइम होता है, जहाँ पे थोड़ा-सा आपके पास टाइम होता है एंड यू कैन गो जॉइन इन कोचिंग। आजकल ऑफलाइन कोचिंग्स का सॉरी ऑनलाइन कोचिंग्स का ज़माना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू कम टू दिल्ली। तो आप ऑनलाइन कोचिंग्स जॉइन करो एंड उससे भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो आई थिंक कि कॉलेज पीरियड इज़ गुड इनफ एक्चुअल तैयारी के लिए, एक्चुअल पढ़ाई के लिए। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। कितने इयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन आता है। आई फ़ील कि 2 साल का करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, लेकिन आप जितने पुराने होते जाओगे प्रिपरेशन पे तो उतनी आपको पुरानी जैसे जनरली जो अगर लास्ट अटेम्प्टर्स हैं या जिनके कुछ अटेम्प्ट्स हो गए, आई फ़ील कि वो पुराने सालों में भी अपना कोई ना कोई करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, उसमें वो हाइलाइट किए होंगे। तो जब भी वो नेक्स्ट प्रीलिम्स में जाएँ या नेक्स्ट मेंस पे जाएँ, तो वो उन हाइलाइटेड चीज़ों को ज़रूर देख लें, बिकॉज़ कभी-कभी होता है कि यूपीएससी डज़ नॉट आस्क द करंट अफेयर्स ऑफ 1 ईयर, दे आस्क द कंटेम्परेरी अफेयर्स, तो वो 2 साल, 3 साल का भी पूछ लेते हैं। तो जो भी आपने हाइलाइट की हैं चीज़ें, उनको पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी डन दैट, तो यू कैन डू दिस। और जो नए हैं प्रिपरेशन में, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि वो 2 साल करंट अफेयर्स पढ़ें, दे शुड गो फ्रॉम दिस ईयर ओनली। सो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा एडवांटेज होता है जो थोड़ा-सा एफर्ट्स और टाइम दे चुके हैं प्रिपरेशन पे, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है टू द न्यू अटेम्प्टर्स, बट ओल्ड अटेम्प्टर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज़ द थिंग जो कि उन्होंने ऑलरेडी कर रखी हैं। न्यूज़पेपर कितना इम्पोर्टेंट है, आई टोल्ड दिस। इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे निकालें, तो जो भी टॉपिक डायरेक्टली मेंशन है सिलेबस में, फॉर एग्जांपल कुछ आर्टिकल प्रेसिडेंट पे आ रहा है, तो दिस इज़ समथिंग व्हिच यू कैन डू। कोई आर्टिकल अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे आ रहा है डायरेक्टली, तो दिस इज़ समथिंग व्हिच आप आपकी नोट्स में ऐड कर सकते हैं। कोई डिबेट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। मैगज़ीन्स मैंने जनरली फॉलो नहीं की हैं। कोचिंग आई फ़ील कि अगर आप कर सकते हो, यू इफ यू हैव द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, तो आप ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो। कोचिंग नहीं भी करके, बिकॉज़ देयर इज़ लॉट ऑफ गाइडेंस अवेलेबल, सो आप वो गाइडेंस ले सकते हो। कहीं न कहीं आपको टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी पड़ेगी, आपको मेंटर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्री में मेंटोर्स अवेलेबल जनरली नहीं होते हैं, तो देन यू हैव टू पे समथिंग टू द मेंटोर्स, और उस हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ आप कब से जॉइन करें? जनरली 1 साल पहले आपको जॉइन कर लेनी चाहिए, और जितना आप लिखोगे उतना बेहतर है। तो देयर इज़ नो सच ऐज और टाइम जो जब आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है टेस्ट सीरीज़ के लिए। डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? देयर इज़ नो फिक्स टाइम टू दिस। जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तो आप 12-13 घंटे भी पढ़ते हो। जब आप थोड़ा-सा लीन पीरियड होता है तो आप कभी-कभी 5 से 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे भी पढ़ते हो। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू सी कि आपकी जो भी टारगेट्स है वो डेली कंप्लीट होने चाहिए। सो आपको हमेशा डेली टारगेट्स बनाने चाहिए, और देन इट विल बी गुड। खुद को मोटिवेट कैसे रखें? तो इट इट इज़ ऑलवेज़ कि द एमिकेबल एनवायरनमेंट, लाइक आई ऑलरेडी सेड इन माय वीडियो, कि जो एमिकेबल एनवायरनमेंट मिलता है आपको, वो आपको कहीं न कहीं मोटिवेशन देता है। तो और कहीं न कहीं वो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। देयर शुड ऑलवेज़ बी द रीज़न व्हाई यू वांट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। जितना आपका व्हाय बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन बियर एनी हाउ। दिस इज़ लाइन बाय द विक्टर फ्रैंकल आल्सो। सो अगर वो व्हाय आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो you can do anything. हाउ टू यूज़ द सोशल मीडिया, तो देयर आर पीपल जो कि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, देयर आर पीपल हू डज़ नॉट यूज़ द सोशल मीडिया, सो ये अपना डिसीजन है कि आप कितना इफ़ेक्ट होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता था, तो आई यूज्ड टू डू सोशल मीडिया ऑल्सो। सो जो मैं सोशल मीडिया में मैं अपने फ़न के लिए, अपने टाइम पास के लिए आता था। तो व्हेन आई सी द वीडियोज़, व्हेन आई चैट विद द पीपल, सो इट वाज़ ऑल गुड फॉर मी। मैं इतना डीमोटिवेटेड नहीं होता सोशल मीडिया देख कर के, तो दोज़ पीपल कैन हैव द अकाउंट्स ऑल्सो। और जो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो टाइम वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए उनको डीएक्टिवेट ही कर देना चाहिए सोशल मीडिया। दिल्ली जाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है दिल्ली जाना, यू कैन, बिकॉज़ नाउ प्लेंटी ऑफ मटीरियल अवेलेबल ऑल अक्रॉस, तो आप कोई भी मटीरियल कहीं भी पढ़ सकते हो, इसके लिए दिल्ली जाना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। मैप समझ नहीं आते हैं, क्या करें?
यू हैव टू सी मैप बनाना सीखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ें समझ नहीं आती उसके लिए आप अपने मेंटर से बात करो, क्या समझ नहीं आ रहा है, तो दैट विल हेल्प यू। पढ़ा हुआ कैसे याद रखिए? तो यू हैव टू जस्ट रिपीट। आप एक बार पढ़ोगे, 10 दिन बाद वापस भूल जाओगे तो क्या करना चाहिए आपको कि जनरली आपने जो जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया, आप उसको जाकर के पढ़ो, पहले समझो। एक बार आप समझ गए तो उनको टोटली मेमोराइज़ करो। उसके बाद फिर आप कोशिश करो अगले दिन जो भी आप पढ़ रहे हो, उसमें आप पिछले दिन का एक बार वापस से रीड करो। फिर जब आप 10 दिन बाद वापस से आओ उसको रीड करो, उसके बाद 1 महीने बाद वापस आओ रीड करो। तो आपको ऐसे 4, 5, 6 बार रीड करना पड़ेगा, then only you will be able to recall the things। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? तो यू नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स, गुड पीयर ग्रुप जो आपकी चीज़ों को समझ पाए और कोशिश करनी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड ना हो और अपना थोड़ा माइंडसेट क्लियर हो। यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा अपनी चीज़ों में रखो, तो आई थिंक इट विल बी गुड। नाउ आई विल टेक द क्वेश्चंस ऑफ द पीपल बिकॉज़ आई थिंक कि जो भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, वो कहीं न कहीं हो गए हैं। सो आई विल टेक नाउ द क्वेश्चंस ऑफ द पीपल। कोचिंग लगाना ज़रूरी होता है क्या? आई आई डोंट फ़ील कि कोचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इफ योर फाइनेंसेस आर सपोर्टिंग यू, अगर आपके पास टाइम है तो आप कोचिंग कर सकते हो। कोचिंग से थोड़ा फाउंडेशन आपको मिल जाता है, आपको ज़्यादा ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं भी लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल, लॉट ऑफ गाइडेंस अवेलेबल, सो आप बिना कोचिंग के भी निकाल लेते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ टॉपर्स हू हैव नॉट डन द कोचिंग, देयर आर लॉट ऑफ टॉपर्स हू हैव डन द कोचिंग। तो ऐसा कुछ टाइम पीरियड नहीं है। मॉक टेस्ट कब से जॉइन करना चाहिए? तो आई फील कि जितना आप जल्दी चालू करोगे उतना बेहतर है। तो यू विल बी एबल टू डू गुड अ, अगर आप मॉक टेस्ट जल्दी चालू करते हो तो। तो जनरली मैंने मैंने अपने पहले मॉक्स प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के जब एग्ज़ाम दे रहा था उसके 1 साल पहले से देना चालू किया। मेंस भी 1-2 साल पहले से देने चालू किए टेस्ट। तो एंड दैट कीप्स ऑन गोइंग जैसे-जैसे आप अपने अटेम्प्ट्स दे रहे थे। नूनल काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है रिवाइज़ करना। हाँ, इट इज़ वेरी बिट बल्की। मैंने नूनल कभी नहीं पढ़ा, तो आई हैड माय ओन कोचिंग नोट्स और कांसेप्ट्स को एक बार अगर आप पढ़ लेते हो, एक बार समझ लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज़ बैंक रेट, व्हाट इज़ रिवर्स रेपो, व्हाट इज़ रेपो रेट, अगर आप इन चीज़ों को समझ गए हो, तो बार-बार इनको रिवाइज़ करना ज़रूरी नहीं होता है। यू आर गुड टू गो। लेकिन कोशिश करनी है जब भी आप ऐसे बल्की मटेरियल को पढ़ रहे हो, तो यू नीड टू हाइलाइट और क्या चीज़ों को आपको दोबारा आकर के देखना है, क्या चीज़ों को आपको एकदम क्रॉस कर देना है, यू फील व्हिच आर नॉट वेरी इंपोर्टेंट। तो ऐसे करके आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा अगर बल्की मटेरियल है तो। कंटेंट कहाँ से लाएँ ऐसे के लिए आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। आपका मीडियम कौन-सा था? तो मेरा मीडियम इंग्लिश ही था, तो आई हैव रिटन माय मेन्स इन इंग्लिश बट आई हैव गिवन माय इंटरव्यू इन हिंदी। हाउ टू अप्रोच फॉर सीसैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, हाउ टू अप्रोच एथिक्स टोल्ड, एसे टोल्ड। मॉक में अच्छे नंबर नहीं आते। मुझे लगता है कि नंबर के लिए आपको मॉक देने ही नहीं चाहिए। मॉक जनरली आपको 2 चीज़ों के लिए देना चाहिए, वो फीलिंग के लिए फॉर प्रीलिम्स एंड नॉलेज डेफिसिट को वर्क करने के लिए। मेंस यू हैव टू लर्न फॉर टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। तो जितना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे, जितना आप ज़्यादा चीज़ें सीखोगे और ग्रेजुअली आपके नंबर आने लग जाएँगे। तो आई डोंट थिंक कि आपको नंबर के लिए इनिशियली बहुत भागना चाहिए। आप कोशिश करो समझने की चीज़ों को, देन ऑटोमैटिकली आपके नंबर बढ़ेंगे। दिस आल्सो हैपेंड विथ मी और जैसे मैंने इस बार भी बताया कि इन प्रीलिम्स आई वाज़ गेटिंग 60-70 मार्क्स। एक्चुअल पेपर में मेरे वापस से 103, 104 नंबर आए इस बार 24 के प्रीलिम्स में। तो ऐसा नहीं है कि मॉक में नंबर नहीं आ रहे तो एक्चुअल पेपर में नंबर नहीं आए। मॉक कभी-कभी वो बहुत टफ बना देते हैं। बट धीरे-धीरे करके आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर को कैसे अप्रोच करना चाहिए। जीएस3 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, न्यूरल्स बल्कि डील विथ इट, टोल्ड कि थोड़ा-सा आप हाइलाइटेड सेक्शन बना लो और कुछ चीज़ों को कट कर दो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। आई फॉलो शिवन चौधरी सर फॉर जीएस3। येस, यू कैन फॉलो एनीवन। द जेस्ट इज़ कि आपके टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए या फिर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप कौन-सा सोर्स पढ़ रहे हो, इफ योर टॉपिक्स आर कंप्लीटेड, यू आर गुड टू गो इन एनीथिंग। आपने कौन-सी मिस्टेक्स की थी? आई हैव टॉक्ड अबाउट द इंटरव्यू। आई फेल्ट कि इनिशियली मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, तो दिस वाज़ अ मिस्टेक दैट आई हैव डन एंड आई फील कि लोगों को नहीं करनी चाहिए।
How to read spectrum book? It's just feel like skimming through without much comprehension. स्पेक्ट्रम आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे स्पेक्ट्रम से। फॉर द प्रीलिम्स वाला पार्ट तो आप डायरेक्टली पूरा-पूरा पढ़ लो। लेकिन मेंस के लिए जैसे मैंने बताया कि मेंस के नोट्स कैसे बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्वदेशी मूवमेंट पढ़ रहे हो, तो हाउ द मूवमेंट स्टार्टेड, मूवमेंट कैसे अनफोल्ड हुआ, इंडिया में कैसे हुआ, वर्ल्ड में भी कुछ हुआ क्या इसका एम्प्लीफिकेशन, देन साइड बाय साइड क्या-क्या मूवमेंट चल रहे थे और देन फिर पॉजिटिव्स क्या हुए मूवमेंट के, इश्यूज़ क्या हुए, दिस इज़ समथिंग। और पीवाईक्यूज़ आप देखो कि मॉडर्न इंडिया में कैसे सवाल आते हैं। तो आपको और थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे करना है। आंसर राइटिंग में पॉज़िटिव अप्रोच कैसे रखें। तो जनरली आंसर में आपको दोनों साइड ही लिखने रहते हैं कि कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव आया तो उसके पॉज़िटिव्स बताए, उसके इश्यूज़ बताए, फिर एक वे फॉरवर्ड बता दिया कि किस प्रकार से इन इश्यूज़ को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड अ पॉज़िटिव अप्रोच इन आंसर राइटिंग। व्हाई यूपीएससी सर? तो दिस वाज़ एक्चुअली मेरे पास ऑप्शंस लिमिटेड थे, तो लाइक आई टोल्ड माय कोटा एक्सपीरियंस और उसके बाद फिर मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग व्हिच आई कैन डू। तो दिस इज़ हाउ आई आई मेड दैट प्लान। और जब एक प्लान पे आप चलने लग गए तो फिर तब तक आप बंद नहीं करते जब तक आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलती है। दिस वाज़ माय रीज़न फॉर द यूपीएससी। Nothing related to power, prestige and anything. It was just कि you have to do something for the employment and आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से मुझे लगता था कि यूपीएससी मैचेस दैट, सो आई कैन क्लियर दिस एग्जाम। सो दैट्स व्हाई यूपीएससी। हाउ टू आई स्टार्ट आंसर राइटिंग? यू जस्ट हैव टू स्टार्ट विदाउट इवन नोइंग। आप लिखना चालू करो, उनको दिखाओ और फिर आप सीखोगे। देयर इज नॉट समथिंग कि आप एक बार पढ़ोगे फिर लिखोगे। यू हैव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग एंड देन यू विल लर्न। पीवाईक्यू मैंने प्रीलिम्स के लिए समझा दिए रखा है कि कैसे आपको एनालाइज़ करने चाहिए। मेंस के लिए भी आपको ऐसे ही एनालाइज़ करने चाहिए कि व्हाई दिस क्वेश्चन केम, मे बी इट वाज़ इन द जैसे फॉर एग्जांपल सीबीआई पे क्वेश्चन आया था, तो उस साल वो न्यूज़ में था, इस वजह से वो क्वेश्चन आया। तो आप देखो कि अच्छा जो डायरेक्टली टॉपिक मेंशन है सिलेबस से, यूपीएससी मेंस में वही सवाल पूछ रहा है। दिस इज़ हाउ यू कैन एनालाइज़ योर पीवाईक्यूज़। टॉपर कॉपीज़ को कैसे एनालाइज़ करें ये मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शनल के बारे में बात कर ली। I want to ask about revisions that at the time of covering my polity and geography in first 2 months, I've completed Lakshmikant once and the second reading I'm going with conceptual clarity. ठीक है। जनरली मेरा मेरा ऐसा रहता था कि मैं आई यूज्ड टू रीड बहुत जल्दी-जल्दी पहली बार टू गेट द होल्ड ऑफ कि टॉपिक क्या है। उसके बाद द सेकंड रीडिंग वुड बी द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। थर्ड रीडिंग फिर मैं कोशिश करूँगा उनको चीज़ों को याद करने की। दिस इज़ हाउ आई हैव डन। इट इज़ रिक्वायर्ड टू डन रॉट लर्निंग फॉर एवरीथिंग। आई थिंक जितना आप अच्छे से चीज़ों को याद कर रखोगे उतना बेटर आप लिख पाओगे बिकॉज़ यूपीएससी में मेंस में इन जनरल टाइम का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो आपको लिमिटेड टाइम में चीज़ों को लिखना रहता है, तो जितना आप चीज़ों को बेहतर याद रख पाओगे, उतना जल्दी आप लिख लोगे, इसलिए रॉट लर्निंग थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। Himanshu Debad, I recently scored 96.6 in class 12th and now I'm little concerned with stream selection, my special civil service but इट इज़ नॉट मतलब आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग भी ले रहे हो तो यू आर गुड टू गो। अगर आप मेडिकल भी ले रहे हो तो यू कैन यू यू विल सी देयर लॉट ऑफ टॉपर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। सो अभी के लिए आप कोई भी स्ट्रीम ले लो। अगर सिर्फ़ आपका सिविल सर्विसेज़ ही है तो यू कैन गो एनडीयू और ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी या ऐसे कॉलेजेस भी कर सकते हो। तो इट इज़ योर चॉइस, योर पेरेंट्स चॉइस और आप थोड़ा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, तो आप चीज़ें कर सकते हो।